चुनाव को लेकर जो था, और इसको हाई कोर्ट ने पलट दिया है। और आने वाले 2 सालों में विधानसभा चुनाव भी हैं, तो सरकार अपने फैसले पे सही से होमवर्क नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में सरकार को एक सबक भी लेना चाहिए, क्योंकि 2027 में पुष्कर सिंह धामी जी के सामने एक और बड़ी चुनौती है। हमारे यहाँ पे अक्सर एक चीज़ होती है कि एक सीएम अपना कार्यकाल पूरा कर पाए या ना कर पाए, लेकिन जो फैसले उन्होंने लिए हैं, ठीक है, अगला सीएम आके उनमें से कई फैसलों को बदल देते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री होता है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो अपने पूर्ववर्ती जो मुख्यमंत्री थे उनसे अलग हटके किस तरीके से एक लंबी लकीर खींचे। जो विकास का जो ये जाल फैल रहा है, इसका हमको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि अंग्रेजों ने भी एक बार कोशिश की थी, उन्होंने विष्णुप्रयाग तक ऊपर रेल ले जाने की कोशिश की थी। उसके बाद उन्होंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया था। उनको लगा कि ये बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा आने वाले समय यहाँ के जनमानस के लिए। नमस्कार, मैं अमित अमोली और आप देख रहे हैं ITG टॉक्स। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र एस सेठी जी। नमस्कार सर। जैसा कि आपको पता है, आज हाई कोर्ट ने त्रिस्तरीय चुनाव के लिए जो कि 10 जुलाई को होने थे, उस पर रोक लगा दी है। तो इस रोक लगने से क्या असर पड़ेगा इस चुनाव के ऊपर? बिल्कुल, धन्यवाद अमित जी। और बहुत ही महत्वपूर्ण आज का घटनाक्रम है जो हाई कोर्ट ने ये एक फैसला दिया है और सरकार से कहा है कि जब इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो गज़ेट नोटिफिकेशन, तो उसके अभाव में इसको कैसे आगे बढ़ाया गया। और पूरी तैयारियां अपने स्तर से, जैसे गांव में प्रत्याशी और जितने इसके दावेदार थे वो कर रहे हैं। और इसकी जैसे कल अधिसूचना के साथ ही इनके 20 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया भी आगे शुरू होनी थी। तो इसको हम इस रूप में देखें कि ये चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं है। हमें लगता है कि त्रिस्तरीय चुनाव का महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये ग्रास रूट लेवल का चुनाव है। और ऐसा चुनाव है ख़ास तौर पे उत्तराखंड के लिए, तो ये एक अलग महत्व रखता है, क्योंकि उत्तराखंड में जो 16,000 से भी अधिक जो यहाँ के ग्राम सभाएं हैं, उसमें आप अगर ये देखें कि जो पलायन की सबसे बड़ी समस्या है, पूरे पहाड़ से लोग पलायन करके महानगरों की ओर जा रहे हैं, देहरादून आ रहे हैं, प्लेन्स की तरफ आ रहे हैं। अगर उन पे हमें रोक लगानी है तो हमें गांव की सरकार को मजबूत करना सबसे पहला कदम होना चाहिए। और उस कदम के तहत गांव में एक सुदृढ़ सरकार, जो जैसे एक स्थानीय निकाय चुनाव के सरकार होती है, इसी तरीके से इसकी त्रिस्तरीय जो चुनाव हैं, इनकी जो सरकार है वहाँ गठन होगा, वो एक बहुत अहम रोल प्ले करेगी। और इस ऐसे मौके पर जो एक सरकार का एक बहुत बड़ा झटका भी मैं कहूँगा इसे, क्योंकि जो कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जब तक ये पूरा नहीं है उसे रोक लगा दी गई है, तो सरकार को पूरी तैयारी के साथ इसको आगे और बढ़ाना चाहिए, ताकि जनमानस में एक विश्वास कायम हो और जो एक गठन हो के पूरा का पूरा बोर्ड का और प्रतिनिधियों का आए, उनको भी लगे कि वो एक स्वतंत्र रूप से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और जो लोग पलायन करके गए हैं, वहाँ पे ऐसा वातावरण क्रिएट हो जिससे कि उनको ये महसूस हो कि हम दोबारा अपने गांव में आकर उसी तरह से खुशहाली के साथ पेड़ पौधों, नदी गाद गदेरे और इनके साथ वहाँ पे दोबारा अपना जीवन यापन शुरू करें और गांव की शैली को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, इसको राष्ट्रीय पटल पर इसको दोबारा से पुनर्जीवित करें। अच्छा सर, जैसे कि राज्य सरकार का ये फैसला चुनाव को लेकर जो था, और इसको हाई कोर्ट ने पलट दिया है, और आने वाले 2 सालों में विधानसभा चुनाव भी हैं, तो सरकार अपने फैसले पे सही से होमवर्क नहीं कर रही है और उसको फैसले को पलटा जा रहा है हाई कोर्ट की तरफ से। तो क्या विधानसभा चुनाव के लिए सरकार सही से काम कर पाएगी ऐसे में? ये बहुत ही आपने महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर आपने इंगित किया है ध्यान। और वास्तव में 2027 के लिए ये एक सीखने लायक बात होगी उत्तराखंड सरकार की, क्योंकि कुछ समय मुश्किल से मैं इस बात को कहूँगा कि साल सवा साल का समय रह गया चुनाव में, क्योंकि बाकी समय तो आचार संहिता और तैयारी में और फिर उस मोड में आ जाता है, चुनावी मोड में। तो ऐसी स्थिति में सरकार को एक सबक भी लेना चाहिए, क्योंकि 2027 में पुष्कर सिंह धामी जी के सामने एक और बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से वो ये इस बात पर मोहर लगाएं कि जो उनका जो पिछला 5 साल का कार्यकाल था, वो कार्यकाल वास्तव में जनता के प्रति बिल्कुल जवाबदेह था और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप खरा उतरने वाला कार्यकाल था। और उसके परिणाम इस बात को साबित करेंगे कि जो 57 से घट के 47 सीटें हुई थी, इन 47 सीटों को वो बरकरार रख पाएंगे या इसमें इजाफा करेंगे, ये तय करेगा कि उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं जो थी वो कितनी सार्थक साबित हुई हैं।
अच्छा सर, आपने एक चीज़ बोली कि हमको अपने पहाड़ों को मजबूत करना है, हमारे को जो ये त्रिस्तरीय चुनाव जो हैं, ये बहुत अहम माने जाते हैं और ये हर तरह के चुनाव के लिए, क्योंकि सबसे बेस यहीं से स्टार्ट होता है। तो जिस हिसाब से हमारे पहाड़ खाली होते जा रहे हैं जी, तो ये क्या हम अपने पहाड़ों को मजबूत कर पाएंगे, या क्या ये चुनाव उन पहाड़ों को जो खाली हो रहे हैं इनको भर पाएंगे? देखिए अमित जी, जिस तरीके से हमारी कुछ पुरानी कलाएं लुप्त हो रही हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो कलाएं होती थी, मसाला कूटने की, गुड़ बनाने की, या और ग्रामीण परिवेश से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो उनको प्रोत्साहित और पुनर्जीवित करने के लिए सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है कि आप वापस लौटिए, इन कलाओं में दोबारा से आप जान डालिए। तो इसी तरीके से आप देखिए कि पहाड़ों में बेशुमार होम स्टे खुले हैं और बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं वो लोग। यानी कि पर्यटक और जो सैलानी है वो आना तो चाहता है पहाड़ों की तरफ, लेकिन उसको बुनियादी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए वहाँ पे, जिससे कि वो आके ये महसूस करे कि उसका जो टूर था, उसका जो पिकनिक टूर था या घूमने का टूर था जो उसका, वो उसको पैसे वसूल हुए और वो अपना खुशी खुशी एक अच्छे संस्मरण लेकर वापस लौटा है। और इस पूरे उसको देखते हुए अगर आप देखें तो सरकार का नैतिक दायित्व बनता है कि होम स्टे जैसी, और ये जो पलायन वाली जो समस्या है, मुझे लगता है होम स्टे के साथ पूरी तरीके से इस पे चेक लगाया जा सकता है अगर सरकार गंभीरता पूर्वक इसको और ज़्यादा इसमें सब्सिडी देकर, और यहाँ के युवाओं को या यहाँ के जितनी जनता है यहाँ की, उनमें इस भाव को प्रोत्साहित करे कि हमें उत्तराखंड को स्वर्णिम उत्तराखंड बनाने के लिए आने वाला दशक, जैसे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का होगा प्रधानमंत्री जी ने, तो उस तरीके से अगर हमें इसको पुनर्जीवित करना है तो हमें हर यहाँ के सीमावर्ती गांव को, हर उस पौराणिक क्षेत्र को, हर उस ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र को हमें पूरी शक्ति के साथ पुनर्जीवित करना है, जिससे कि पूरे देश के बाकी के 28 राज्य हैं, वहाँ के जो लोग यहाँ आएँ वो एक अच्छे सुखद संस्मरण लेकर वापस जाएं। अच्छा सर, पंचायत चुनाव पे वापस आता हूँ मैं। एक चीज़ है कि ये जो चुनाव है ये डिले हुआ है, पहले ही डिले है, तो सरकार ने अपनी तरफ से तो मेरे को लगता है कि होमवर्क अच्छा किया होगा, क्योंकि 5 साल का समय तो मिलता ही मिलता है। उसके बाद डिले भी हुआ और फिर भी इसमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी गई। मतलब जो फैसला उन्होंने लिया उसको जो है कोर्ट में चैलेंज करके पलट दिया गया। तो सरकार मतलब क्या कर रही है? 5 साल से इस पे सोचा ही नहीं, या मतलब सिर्फ जब जागो तब सवेरा वाला कंडीशन में चल रही है? देखिए, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनका मैं मानता हूँ विजन उनका बहुत क्लियर है, और वो सफल इसलिए हैं इस समय क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मुख्यमंत्री घायल होते हुए देखे। उन्होंने निशंक को लुढ़कते हुए देखा, उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत को लुढ़कते हुए देखा, उन्होंने बहुत सारे तीरथ सिंह रावत को देखा किस तरीके से अनसेरेमोनियल डिपार्चर हुआ उनका। तो कहते हैं, जैसे किसी अच्छे समझदार व्यक्ति का कहना है कि जरूरी नहीं कि तुम दुर्घटनाग्रस्त हो तब तुम्हें पता चले कि कैसे गाड़ी चलाते हैं, तुम सामने वाले को देखकर अगर कुछ नसीहत ले रहे हो तब भी बहुत अच्छा चलाना सीख सकते हो। तो मुझे लगता है पुष्कर सिंह धामी के सामने एक बहुत बड़ा एक मौका था। उन्होंने अपने सामने जो 9-10 मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल, सिवाय नारायण दत्त तिवारी को छोड़ के जिन्होंने पूरा कार्यकाल किया, उन्होंने देखा कि किस तरीके से बीच बीच में उनका अनसेरेमोनियल डिपार्चर हुआ, तो उससे उन्होंने सीख ली। और मैं ये भी मानता हूं कि ये गलती शायद मुख्यमंत्री स्तर की नहीं है, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री अपना उपहास नहीं उड़ाना चाहेगा। ये जो नौकरशाह थे, जिन लोगों ने ये राय दी, या जो उनके विधि विशेषज्ञ थे, या जो टेक्निकल टीम थी जिन्होंने बताया, उन्होंने ऐसा एक कच्चा मसौदा बना के क्यों भेजा जिससे कि हाई कोर्ट को मजबूरन इस पर स्टे देना पड़ा। तो इस पर भी विचार होना चाहिए, जिससे कि एक जनता के सामने तस्वीर क्लियर हो, और गाँव की सरकार का बहुत अहम रोल होता है, उस पर किसी भी तरह का रोक लगना विकास अवरुद्ध करने बराबर है। अच्छा सर, क्योंकि सीएम साहब के ऊपर बातचीत आई है, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है। अभी पीछे हमने अनूप नौटियाल जी से ये क्वेश्चन मैंने पूछा भी था, और वही चीज़ मैं थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे अक्सर एक चीज़ होती है कि एक सीएम अपना कार्यकाल पूरा कर पाए या ना कर पाए, लेकिन जो जो फैसले उन्होंने लिए हैं, ठीक है, अगला सीएम आके उनमें से कई फैसलों को बदल देते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि अगर दोनों पार्टियां अलग अलग हैं तो उनका फैसला बदलना एक बार के लिए फिर भी समझ में आ जाता है, लेकिन एक ही पार्टी के लोग, ठीक है, वो अपने ही पुराने सीएम के फैसलों को बदल देते हैं, जिसके लिए कि बहुत तारीफ
की गई पहले उनके फैसलों पे, जिस फैसले, और ख़ास तौर से ये मेरा क्वेश्चन जो है ये रिस्पना नदी के ऊपर है, त्रिवेंद्र जी के ऊपर। तो उसमें उन्होंने उसको रिस्पना नदी को दोबारा जीवित करने के लिए उन्होंने एक फैसला लिया था, उस पर काम भी किया और जिसकी बहुत तारीफ भी हुई कि हाँ अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। और अब धामी जी जो हैं वो उन्होंने आकर उसमें एक नया ट्विस्ट ले आए हैं और वो अब उसके ऊपर एक पूरी की पूरी रिस्पना नदी को शायद वो अंडरग्राउंड ही कर देंगे। हाँ। तो देखिए अमित जी, कोई भी मुख्यमंत्री होता है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो अपने पूर्ववर्ती जो मुख्यमंत्री थे उनसे अलग हटके किस तरीके से एक लंबी लकीर खींचे, जिससे प्रदेश की जनता, जो यहाँ की 1,15,00,000 जनता है, वो किस तरीके से इस बात को समझेगी कि वास्तव में जो ये वाला मुखिया है इस समय, उसकी सोच और उसका दर्द और उसकी जो पीड़ा है प्रदेश के विकास के लिए वो भिन्न है। तो उसके लिए उसको अपने पूर्ववर्ती जो कुछ हो रहे हों उनके ऊपर लाठीचार्ज भी करना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं। और एक अच्छे दक्ष राजनीतिज्ञ के नाते, और कहते हैं कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है, और उसके तहत अगर उस प्रक्रिया को अपनाते हुए पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि उन्होंने शायद इंटर के रूप में ज्वाइन किया होगा और इस समय वो पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं राजनीति में, तो शायद पीएचडी करने की ओर हैं। लेकिन उस दौर में उनके साथियों को भी कुछ जरूर आहत हुए हैं, और लेकिन प्रदेश का विकास आहत नहीं होना चाहिए। उसके लिए चाहे वो रिस्पना को अंडरग्राउंड करें या ओवरहेड करें, और प्रदेश का आम जन अपने को सुरक्षित महसूस करे और खुशहाल महसूस करे, इस दिशा में सरकार का एक कदम होना चाहिए। अच्छा सर, आपने तो उत्तराखंड को अपने सामने बनते हुए देखा है, आप उससे काफ़ी समय पहले से पत्रकारिता को देखते हुए आ रहे हैं। पत्रकारिता में आपने सब कुछ देखा है यहाँ पे, बहुत मतलब हमने तो बहुत बाद में शुरुआत करी है, तो आपने तो बहुत कुछ हमसे ज़्यादा देखा हुआ है। यहाँ आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सही में कंक्रीट का जंगल की ज़रूरत है लोगों को, या मतलब आम पब्लिक के लिए अगर बात करी जाए उत्तराखंड के लोगों के लिए, या जो उत्तराखंड सही में जो पहले था, मतलब ये विकास हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जो बात छेड़ी है ये प्रश्न नहीं है, ये वास्तव में एक पीड़ा है। ये उस पीड़ा है उस व्यक्ति की जो थैलीसैंड में रहता था या भिकियासैंड में रहता था या जो धनौल्टी में रहा, जो पलायन करके यहाँ आया, किन वजह से आया उसके कारण हमने नहीं जाने। और कहते हैं कि कभी भी कोई धार्मिक जो क्षेत्र है उसके स्वरूप के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और ये बात जरूरी नहीं कि हर बात अदालत समझाए सरकार को, कुछ बातें सरकार को खुद भी समझनी चाहिए कि हमें एक फोर्स्ड पर्यटन या फोर्स्ड तीर्थाटन नहीं लाना चाहिए। अब हमारे बहुत सारे हेली क्रैश हुए, उसके बाद सरकार को इंटरफेयर करना पड़ा, और सरकार का भी फैसला जिस समय लगा अदालत को कि ये कठोरतम नहीं है, तो फिर अदालत को इंटरफेयर करना पड़ा, और उसके बाद जो उस पर रोक लगी। तो जिसने तीर्थ यात्रा करनी है, ये बात बेगानी है बिल्कुल, इस बात को नहीं माना जाना चाहिए कि आप घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, या आप हवाई जहाज पे आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, या किस साधन से आ रहे हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल से भी आज से 50 साल पहले पैदल चारधाम तीर्थ यात्रा लोग करने आते थे, जिनकी श्रद्धा होती है। और हम तीर्थ यात्रा को साधन लग्जरी में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तीर्थ यात्रा जब तक आप अपने को कष्ट नहीं देंगे तो तीर्थ कौन सा हुआ? तीर्थ तो तब होता है जब आप अपने कुछ भी प्रायश्चित करने के लिए आ रहे हैं, आप भगवान का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, तो आप उड़न खटोले पे सवार होके मत आइए, मेरी अपनी व्यक्तिगत मानना है। हाँ, मैंने एक बार दिनेश धने यहाँ के पर्यटन मंत्री हुए और मुझे बड़ी हैरानगी हुई, उनको मैंने राय दी एक बार। मैंने कहा कि आप एक ऐसा फूल प्रूफ फॉर्मूला तैयार कीजिए, जैसे यहाँ पे पौड़ी में क्यूकालेश्वर महादेव मंदिर है, और कोटद्वार के पास किलकिलेश्वर महादेव मंदिर है, और ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे बहुत तीखी चढ़ाई है, और जो श्रद्धा भाव होता है श्रद्धालु का वो अक्सर अमूमन 60 साल के बाद जागृत होता है, और उस समय उसके घुटने जवाब दे जाते हैं। और ऐसी स्थिति में आप इन जगहों पर कुछ एस्केलेटर लगाने की व्यवस्था कीजिए। अब उन मंत्री जी की सोच उतनी थी, वो हंस पड़े मेरी बात सुनकर। मैंने कहा आप सिंगापुर और दूसरे क्षेत्रों में जाइए, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वहाँ के बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए वहाँ की सरकार कितनी चिंतित है। और वो उन्होंने एस्केलेटर्स ऐसी ऐसी जगह लगाई हैं जहाँ नहीं जा सकते। भाई, एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन का 70 वर्ष व्यतीत कर लिए, अब उसकी हसरत है मैं भी घूमूं,
लेकिन सरकार उसको या वहाँ के संसाधन या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ये सुविधा नहीं मुहैया करा सकता कि वो वहाँ तक पहुँच सके उस चोटी तक। तो ऐसी मैंने उनको राय दी थी, उस राय को उन्होंने सुन के अनसुना कर दिया। सरकार को इस ओर सोचना चाहिए कि ऐसे जितने भी स्थान हैं वहां पे कवर्ड एस्केलेटर्स देने चाहिए, ताकि जिस तरीके से अब रोपवे शुरू हो रहा है, रोपवे एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है जिसके तहत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे, सुरक्षित तौर पर पहुंचेंगे। और पर्वतमाला श्रृंखला में जो इनकी ये वाली योजनाएं हैं, चाहे वो चारधाम में कुमाऊं के मंदिरों को हो या गढ़वाल के मंदिरों को कनेक्ट करने की हो, तो ये अपने आप में एक बहुत अनुकरणीय पहल है सरकार की। और इसके तहत सरकार को मुझे लगता है इस तरीके की योजनाओं को और बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि हेलीकॉप्टर जैसे जो बहुत जटिल चीजें हैं उससे बचा जा सके। पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट जी का आप कभी उनसे रूबरू होइए तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। कहते हैं कि पहले जंगलों में जाके ऊंची आवाज में बोलना वर्जित होता था, क्योंकि वहां के पत्तों के अंदर वो मानते हैं कि ये पर्यावरण से जुड़े हैं, यहाँ की इकोलॉजी खराब हो जाएगी। तो वहां पे जाके ऊंची आवाज में या लाल रंग का कपड़ा पहन के जाना वर्जित था। तो आज हम जितनी डेसिबल की वो हवाई उड़ान वहां पे हो रही हैं, उससे कितना इकोलॉजी सफर कर रही है, ये सोचिए। तो इसके ऊपर भी सरकार को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा इसके ऊपर चर्चा वो ना करते हुए हमको अपने पड़ोसी राज्य जो हिमाचल है उसके बारे में सोचना चाहिए, जिसको 50 साल से ऊपर हो चुके हैं बने हुए, और किस प्रकार से उन्होंने अपनी ताना बाना, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का पर्यटन, वहाँ का रीति रिवाज संरक्षित रखे हुए हैं। और उस तर्ज पर हमें भी यहाँ पे अमल में लाना चाहिए, जिससे कि उत्तराखंड का मूल निवासी यहाँ पे अपने को सुरक्षित महसूस करे। वो ये ना लगे कि हर दिन वो लुटा चला जा रहा है। जिस व्यक्ति को कभी जमीन की कीमतों से मतलब नहीं होता था, आज वो बड़ा डर के ये कहता है कि हमारे क्षेत्र में 40,000 रुपये गज हो गया, 60,000 हो गया, 80,000 गज हो गया। इस चीज से निजात दिलानी चाहिए। बिल्कुल सही सर। मेरा एक दूसरा क्वेश्चन था जिसका आपने आधे से ज़्यादा का आंसर तो आपने पहले ही दे दिया है, और फिर भी एक इसमें थोड़ा सा जो मेरे को लगता है, एक उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, और आपने आधे से ज़्यादा आंसर तो दे ही दिया है, लेकिन देवभूमि मतलब कि जहाँ देवताओं का निवास है। तो आजकल ऐसा लग रहा है कि जैसे देवताओं के पास पहुंचना बहुत एक आसान काम हो गया है। हम यहाँ से बैठे हैं, कुछ पैसा खर्च करना है और देवता हमारे इंतजार में बैठे हुए हैं। जैसे हमने बस हेलीकॉप्टर के पैसे देने हैं, देहरादून से ही सीधा देवताओं के पास, चाहे हमारे को अपने किसी भी धाम में पहुँचना हो, हम ईजिली पहुँच सकते हैं। तो ये जो विकास का जो ये जाल फैल रहा है, इसका हमको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ की पब्लिक मतलब ये सब विकास के नाम पे ये सब चीज़ें की जा रही हैं, रोज़गार के नाम पे हो रहा है। अभी 4 लेन लेके जाना चाहते हैं हमारे धामों तक, इसका कितना बेनिफिट है। दूसरा, जो रेलवे हमारी जा रही है, हमारे यहाँ के पहाड़ तो पहले ही आए दिन गिरते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और टनल पे टनल बनाई जा रही हैं। बिल्कुल। क्या गारंटी है कि कल के दिन ट्रेन के चलते हुए वो टनल नहीं गिरेगी? देखिए, 2 आपने बड़े महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि एक तो जो यहाँ का देवभूमि का जो स्वरूप है, और दूसरा टनल्स की बात है। मैं टनल की बात पे बाद में आता हूँ। आपने कभी किसी को नहीं सुना होगा कि कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर जाकर, या गुरुद्वारे के या मस्जिद के या गिरजाघर के अंदर जाके वो कहे कि चलिए एक बैठ के यहाँ पे हम कुछ मदिरा पान कर लें, और सुनकर भी अटपटा लगेगा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। तो जब हम इस प्रश्न को सुनने में इतना अटपटा महसूस करते हैं, तो जिस क्षेत्र से देवभूमि की सीमा शुरू हो जाती है, देवभूमि मतलब ये देवताओं की भूमि है, उसके अंदर तो पूर्ण रूप से सात्विकता का ऐसा माहौल होना चाहिए। और जैसे किसी भी सरकार में मुख्यमंत्री के बाद वित्त मंत्रालय जो होता है अहम होता है, इसमें जो देवभूमि का मंत्रालय है वो अहम होना चाहिए। और उसके अनुरूप हम सऊदी जैसे जाते हैं तो वहां पे हम उसके रीति रिवाजों के अनुरूप जाते हैं। हम वहां पे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाते, हम वहां पे हम अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से कोई पाठ नहीं कर पाते। तो इसी तरीके से देवभूमि में जो आए, अगर उसको सनातनी यहाँ का कल्चर पसंद है, तो उससे पहले एक फॉर्म भरवाया जाए। अगर आपको पसंद है तब आप प्रस्थान कीजिए ऊपर के लिए। आप घूमने और सेल्फीज के लिए या रील बनाने के लिए मत जाइए।
और जब तक हम देवभूमि के स्वरूप को पूरी तरीके से पुनर्स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हम देवभूमि की जो खुशबू है वो पूरे विश्व में नहीं फैला पाएंगे। आज जो जगहें हैं, देखिए, उन पे हम ये नहीं कहते कि प्रतिबंध लगे। फूलों की घाटी है या औली है या और एडवेंचर की जो जगहें हैं, वहां जाएं पर्यटन के लिए, जो साहसिक पर्यटन के लिए या पर्वतारोही हैं वो जाएं, जो जगहें बनी हैं। लेकिन जो धर्म से जुड़ी हैं, बद्री केदार जो समिति है, बद्री केदार है, यमुनोत्री गंगोत्री है या गोलजू देवता है, वहां पे आप केवल रील बनाने के लिए या अपनी पिकनिक बनाने के लिए मत जाइए। और इसीलिए ये क्रम भी आपका दूसरा प्रश्न भी, चूंकि देखिए, आपने भले ही बड़ी चतुराई से कह दिया कि मुझे बहुत कम समय हुआ है पत्रकारिता में, लेकिन आपने उतना ग्रहण कर लिया है जो मुझे लगता है 4 दशक तक एक पत्रकारिता करने वाला व्यक्ति भी नहीं ग्रहण कर सकता। और आपने बहुत संवेदनाओं को समझा है, गहराई से समझा है। और आपका आज का जो पूरा का पूरा परिदृश्य में जो जिस तरीके से आपने इसके ऊपर रिसर्च की है और जिस तरीके का कार्य आप डिलीवर कर रहे हैं, वो मैं इसका साक्षी हूँ, मैं मानता हूँ। टनल्स की बात जो आपने कही, टनल्स मेरी समझ से ना तो ये विवेक होना चाहिए किसी राजनीतिक दल का, ना मंत्री का, ना किसी अधिकारी का। हमें विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए, हमें वैज्ञानिकों की राय लेनी चाहिए, हमें भूगर्भ शास्त्रियों की राय लेनी चाहिए, हमें उन तमाम विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए जो यहाँ के सेस्मिक जोन को स्टडी करते हैं। उनको मालूम है कि किस तरीके से यहाँ की जो प्लेट्स हैं, हिमालयन प्लेट्स हैं, यूरेशियन प्लेट्स हैं, वो कैसे खिसक रही हैं। उस स्थिति में हमको टनल्स बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, इसके ऊपर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार होना चाहिए। क्योंकि अंग्रेजों ने भी एक बार कोशिश की थी, उन्होंने विष्णुप्रयाग तक ऊपर रेल ले जाने की कोशिश की थी। उसके बाद उन्होंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया था। उनको लगा कि ये बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा आने वाले समय यहाँ के जनमानस के लिए, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत बड़ी आपदा को हम आमंत्रण दे दें। तो उन्होंने वहीं रोक दिया था इसको। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक दोबारा, मैं ये नहीं कहूँगा गलत है, मैं ये नहीं कहूँगा सही है, लेकिन अगर वैज्ञानिक और इसके भूगर्भ शास्त्री इसके ऊपर इसकी पुष्टि करते हैं, इस पे मोहर लगाते हैं, तो सरकार आगे बढ़े। और अगर वो मना करते हैं तो उनको फोर्स ना करें। जी, इसमें भी तो 2 तरह के हैं, एक जो सरकार के लिए बोलते हैं और जो एक आम जनता के लिए बोल रहे हैं। कई वैज्ञानिक हैं जो बोल रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए टनल्स खुद भी रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स तो सरकार के पास है, जब सरकार से पूछा जाता है तो सरकार रिपोर्ट्स आगे कर देती है कि देखो ये इन्होंने कहा है। वहीं बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल सेफ नहीं है। अब मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा सर कि मैंने सुना भी है और इस चीज़ को मैंने महसूस भी किया है, क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से ही आता हूँ। जब किसी भी आर्मी का जब कोई प्लाटून चल रही होती है तो ये हमेशा एक रिदम में चलते हैं जी। तो वो रिदम हमेशा किसी भी पुल के ऊपर आने के बाद ब्रेक कर दिया जाता है उस पुल को पार करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो वाइब्रेशन का जो रिदम है वो उस पुल को तोड़ सकता है अगर वो उससे मैच कर गया, उसके ब्रेकिंग पॉइंट से अगर वो मैच कर गया तो वो उसको ब्रेक कर देगा। मतलब एक आदमी के चलने से भी पुल टूट सकता है। तो जब टनल्स के अंदर ट्रेनें चलेंगे, ट्रेन तो आप नॉर्मली हम सभी ने जो है यूज़ की भी हैं, वो कितना वाइब्रेशन पैदा करती हैं। देखिए, आपने अपने प्रश्न में उत्तर भी दिया, दोबारा सवाल भी किया और फिर विश्लेषण करके भी बताया। आपके बच्चे अभी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हैं और उसके साथ में आप इस बात को लेकर भी कंसर्न्ड हैं कि मुझे उनको ट्यूशन और थोड़ा बैकग्राउंड, उनका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्यूशन देनी है। आप विज्ञापन पे नहीं जाएंगे, आप किसी के कहे पे नहीं जाएंगे, आप फीडबैक पे जाएंगे कि किस टीचर के पढ़ाने से बच्चे का रिजल्ट अच्छा रहा। सरकार को मालूम है कौन से वैज्ञानिक ठीक हैं, उनको अग्रिम पंक्ति पे बिठाए। सरकार को मालूम है किस वैज्ञानिक और किस भूगर्भ शास्त्री का दर्द उत्तराखंड की मिट्टी से जुड़ा हुआ है, उसको अग्रिम पंक्ति में बिठाए। केवल नोबल या कोई पुरस्कार पाने के लिए या पद्मश्री पाने के लिए जो आगे बैठे हैं, ऐसे पर्यावरण विदों से भी और ऐसे तथाकथित सभी उनसे परहेज करना चाहिए सरकार को, जिससे कि हम छलावा करें देवभूमि के साथ। हमारा देवभूमि के प्रति केवल यही एक योगदान होगा कि हम उन जेन्युइन लोगों की राय लें, जो लोग जिनका सीना यहाँ के लिए धड़कता है और देवभूमि को देवभूमि के स्वरूप में स्थापित करने के लिए वो तन मन धन से अपने मन से पूजा भी करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं और उनकी कामना भी है। जी, धन्यवाद सर। आज इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने जो है अपना इतना महत्वपूर्ण टाइम दिया हमारे को।
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी पूरी टीम को और पूरे आपके इस उपक्रम को शुभकामनाएं देता हूं और इसी तरीके के आप जन उपयोगी मुद्दे उठाते रहें ताकि यहाँ की जनता को यहाँ का एहसास हो इस बात का कि एक स्वतंत्र मंच अमित अमोली जी ने दिया है। धन्यवाद। धन्यवाद सर।